तो फिर इस पे प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, ठीक है? इस चैप्टर पे एक प्रेजेंटेशन रख लेते हैं, मजा आएगा। चलें, गुड वन, हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस भी आपको समझ आ गया। एक रेगुलर इंटरवल इंटरवल ट्रेनिंग भी हो गया, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग भी हो गया। अब आएगा सबसे अच्छा, हाई इंटेंसिटी। High intensity continuous exercise appears to be the best method of increasing VO2 max and lactate threshold. हाई इंटेंसिटी सबसे अच्छा मेथड है VO2 मैक्स को इम्प्रूव करने का, लैक्टेट थ्रेशोल्ड को इम्प्रूव करने का। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, लैक्टेट थ्रेशोल्ड लंबा होगा तो प्लेट्यू फेज होगी। जैसे लैक्टेट थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हुआ, यानी कि बात एन एरोबिक पे चली गई। हमें बहुत मोस्टली अपनी एक्सरसाइज का most of the duration of an exercise should be on aerobic time period, not on anaerobic. हमें aerobic पे रखना है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज 80 to 90% हार्ट रेट मैक्सिमम पे काम करेगी एट अ स्लाइटली अबव लैक्टेट थ्रेशोल्ड। इसमें लैक्टेट थ्रेशोल्ड थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन फिर हम उसको कवर करेंगे इंटरवल के साथ और VO2 मैक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ 25 to 50 मिनट्स है। हाई इंटेंसिटी है लेकिन कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है, इसमें कोई इंटरवल नहीं, ये चलती रहेगी। हाई इंटेंसिटी का मतलब अगर पैडल मारने हैं साइकिल के तो ज्यादा स्पीड से मारने, वेट उठाना है तो ज्यादा वेट उठाना है, रिपीटिशंस करनी है तो ज्यादा स्पीड से रिपीटिशंस करनी है, ट्रेडमिल चलानी है तो 80 की स्पीड पे चलानी है। समझ आई? उसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ट्रेडमिल करवाओगे ना अगर आप जिम में करवाओगे तो, आप ट्रेनर हो, आपका अपना जिम है। सो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल फिटनेस लेवल, ड्यूरेशन 25 से 50 मिनट होगा, लेकिन आप उसके फिटनेस लेवल पे भी करो। ऐसा ना आप बोलो कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने आ गए हो, अब मैं तुम्हें 50 मिनट ट्रेडमिल पे घुमाऊंगा और उस 50 मिनट के बाद फिर वो बंदा आपके पास आए ही ना, हॉस्पिटल ही मिले आपको। ठीक है, आपने इसका फिटनेस लेवल पहले देख लेना। इंजरीज इन इंड्योरेंस ट्रेनिंग, हेडिंग नंबर 4। मोस्ट इंजरीज आर अ रिजल्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग की वजह से ज्यादा इंजरीज होती हैं। शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है और प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है। अब मेरी बात सुनो, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म के लिए करें। क्रॉस बनाओ बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ एरो वाला। शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी पे करें, ट्रेनिंग होगी। शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज का मतलब है बेटा 10 मिनट के लिए, लो इंटेंसिटी का मतलब है 10 मिनट के लिए। मधु, अगर मैं आपसे कहूँ आधा किलो वजन उठा के 10 मिनट के लिए वॉक कर लो, तो ये आपकी ट्रेनिंग हुई या मजाक हुआ? ये ट्रेनिंग ना हुई, ठीक है। अब अगर दूसरे क्रॉस की तरफ चलो, दूसरा क्रॉस है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लेकिन प्रोलॉन्ग्ड। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज मतलब मैं मधु आपसे कहूँ 10 किलो वजन उठा के, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है कि 1 घंटे की वॉक करो, 10 किलो वजन उठा के 1 घंटे की वॉक करो। तो मधु ये आपकी ट्रेनिंग हुई या आपको हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी? अच्छा, मधु हमारे साथ है ही नहीं। जुल्म हुआ। ये तो हमारे साथ जुल्म हुआ वाकई। किरण, किरण आपके लिए तो 10 किलो वजन मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 2 किलो वजन भी ठीक था मैं आपके बहुत लिए। ठीक है, द 10% रूल फॉर सेफली इंक्रीजिंग ट्रेनिंग लोड चलता है। 10% लोड हमारे पास एक ऐसा रूल है, 10% रूल, जिसमें हम अपनी ट्रेनिंग को सेफली इंक्रीज कर सकते हैं। 10% का मतलब है इंटेंसिटी में भी और ड्यूरेशन में भी सिर्फ 10% इंक्रीज करो इन 1 वीक। यानी कि किरण, अगर आपका इनिशियल फिटनेस इस वक्त है 2 किलो वजन उठाकर 15 मिनट की वॉक करना, तो मैं आपको 1 हफ्ता उसी में रखूंगी। फिर 2 किलो का 10% क्या होगा? 2.25 किलो मुश्किल से, 2.10 kg, 2.20 kg और 2.10 kg होगा।
अब 2.10 kg उठाकर 15 मिनट का 10% क्या होगा? 1.5 मिनट। 16.5 मिनट आपको मैं अगले हफ्ते चलाऊं तो आप नहीं चल सकती? आराम से चल सकती है, बिल्कुल आराम से। अगर मैं 10% ही वेट बढ़ाऊं और 10% ही आपकी ड्यूरेशन बढ़ाऊं तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी इंड्योरेंस की। ठीक है किरण? यस यस सर। बिल्कुल। और अगर मैं 10% के बजाय 50% बढ़ाऊं तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी? आप जितनी जल्दी अपने आप बहुत को कवर करोगे, अपना पावर अपने अंदर लेकर आओगे, अपना बल्क बनाओगे मसल्स का, उतनी जल्दी आपका मसल्स का बल्क लॉस हो जाएगा। ठीक है? यस। इसे कहते हैं एडेप्टेशन। जब तक आपका मसल एडेप्टेशन में नहीं जाता ना, तब तक मसल की ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। एडेप्टेशन का टर्म भी आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया होगा। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होना मसल्स में बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव एन एरोबिक पावर। एन एरोबिक पावर का जिक्र आ गया, एटीपी पीसी सिस्टम और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ये दोनों टेस्ट सिस्टम है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ट्रेनिंग में शामिल करेंगे। वहां ये हो रही थी कितने सेकंड्स के लिए बेटा? एटीपी पीसी सिस्टम कितने सेकंड के लिए हो रहा था गीतिका कल के लेक्चर में? पवन, कल के लेक्चर में एटीपी पीसी सिस्टम कितने टाइम के लिए हो रहा था? 10 to 12 सेकेंड, परफेक्ट। और अब कितना हो रहा है? 30 to 60 सेकेंड्स विद रेस्ट इंटरवल। 60 सेकेंड काम, 60 सेकेंड रेस्ट, फिर 60 सेकेंड वर्क। तो फिर आप समझ जाओ एटीपी पीसी सिस्टम अब आपका ट्रेनिंग में चला गया, अब टेस्ट नहीं है। ठीक है? ग्लाइकोलाइटिक की अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी पहले कितने टाइम के लिए हो रहा था? विदेश, हमारे साथ आज विदेश भी नहीं है। चले, हमारे साथ जरनाशा है। जरनाशा बेटा बताइए, उस वक्त ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम कितने टाइम में हो रहा था टेस्ट सीरीज में? दस से 12 सेकेंड जरनाशा। और अब कितना हो रहा है? 20 to 30 सेकेंड्स। चले आगे चलते हैं। ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो बात करेंगे 5 स्लाइड्स की। हार्ड है ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ। चलते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज की बात करें तो बेटा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों एक्सरसाइजेस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ गेन करना है। हमारी इसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होने वाली है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए थी हमारी? इंड्योरेंस ट्रेनिंग 3 स्टेप्स थे ना इंड्योरेंस ट्रेनिंग के। इंटरवल ट्रेनिंग, दूसरी थी लॉन्ग हाई डिस्टेंस ट्रेनिंग, long long slow distance, एग्जैक्टली। तीसरी ट्रेनिंग थी हाई high इंटेंसिटी intensity training, कंटिन्यूस एक्सरसाइज। ये थी हमारे पास बेटा इंड्योरेंस ट्रेनिंग। अब है मस्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए जो ट्रेनिंग करोगे बड़ी खास ट्रेनिंग है, और वो है आइसोमेट्रिक यानी स्टैटिक ट्रेनिंग। आइसोमेट्रिक की कोई एग्जांपल दो हमारी बॉडी में। अगर मैं आपसे कहूँ क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताओ, अत्रुबा, आइसोमेट्रिक की एग्जांपल्स दो क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज में। अत्रुबा चले, मुझे 2-3 सवालों के सही सही जवाब दे। पहले मुझे बताएं क्वाड्रिसेप का एक्शन क्या है? अत्रुबा, अत्रुबा, उठ जाइए बेटा।
चले छोड़े, ध्रुवा तो ऐसे ही करती है। जनता मुझे आंसर करेंगी। जनता बेटा मुझे पहले बताएं क्वाड्रिसेप का एक्शन क्या है नी के ऊपर। जनता भी गायब। महक, क्वाड्रिसेप का एक्शन क्या है बेटा? मैम पावरफुल एक्सटेंसर्स होते हैं नी के। हाँ, अब हम उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे तो हम नी को एक्सटेंड नहीं होने देंगे लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन हम नी को एक्सटेंड नहीं होने देंगे। या हम नी को एक्सटेंशन में ही रखेंगे या उसको फ्लेक्जन में रखकर मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे कि वो एक्सटेंशन करे ही ना, यानी एक्शन ना हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो, उसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ठीक है बेटा। आइसोटोनिक, जिसमें टोन सेम होती है आपकी। टोन का मतलब है एक बिल्कुल मतलब वेरिएबल ना हो, फिक्स रेजिस्टेंस आपको पूरी मूवमेंट में लेके जाना पड़े। जैसे होता है बेटा एंकल वेट, हम एक बंदे को बिठाते हैं 90-90 के एंगल पे, काउच के ऊपर हमने इसको बिठा दिया, उसके पाँव नीचे लटकाए हुए और पाँव के ऊपर बांध दिया हमने 1 kg का एंकल वेट, 1 kg एंकल वेट हमने बांध दिया उसके पाँव पे। अब हम बोलते हैं नी को एक्सटेंड करो, नी को एक्सटेंड करो, नी को एक्सटेंड करो। वो अपने पाँव को सीधा करता है काउच तक, फिर नीचे ले जाता है, लटका देता है, फिर सीधा करता है, फिर नीचे ले जाता है। अब आप मेरी बात सुनो, जो वो सीधा करता है और फिर उस पाँव को वो नीचे लटकाता है तो मूवमेंट हो रही है, नी की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रही है ना उस वक्त। महक हो रही है ना? यस मैम। जी, नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है लेकिन वेट उसका कांस्टेंट है 1 kg। एंकल वेट उसका कांस्टेंट है 1 kg। तो हम कह सकते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसमें मसल्स को सेम पावर लगाना पड़ रहा है, सेम टोन रखनी पड़ रही है एक्सटेंशन फ्लेक्शन के लिए। इट्स जी आइसोटोनिक मैम। एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक, आइसोकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब क्या है? वर्बली मींस क्या है काइनेटिक का? महक। मैम मोशन। मोशन, सेम मोशन, यानी सेम स्पीड के साथ कोई एक्सरसाइज की जाए। अब आप देखें, मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए 3 एक्सरसाइजेस का सहारा लेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें मूवमेंट ना हो, सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। आइसोटोनिक, मूवमेंट हो लेकिन सेम रेजिस्टेंस के साथ मूवमेंट हो, सेम टोन के साथ, आइसोटोनिक। आइसोकाइनेटिक, सेम स्पीड के साथ नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है सेम स्पीड के साथ, उसे कहेंगे आइसोकाइनेटिक। ये तीनों एक्सरसाइजेज यूज होती हैं मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। इस बात को भूलेंगे तो नहीं आप लोग? No, ma'am. गुड। इंक्रीज इन मसल साइज ड्यू टू हाइपरट्रॉफी, ड्यू टू हाइपरप्लेजिया, मसल का साइज बढ़ जाता है। जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, हम डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, आपने एक बात नोट की, हमारे बाइसेप्स बन जाते हैं, हमारी बॉडी भर जाती है, हमारे आर्म का डायामीटर बढ़ जाता है, बाइसेप बिल्ड हो जाते हैं। तो ये जो बाइसेप बिल्ड होते हैं ना बेटा, इसके पीछे दो साइंसी फेनोमेना है, इसके पीछे दो एक्सरसाइज फिजियोलॉजीज हैं। फिजियोलॉजी दो हैं, एक है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, यानी फाइबर का डायामीटर बढ़ जाएगा, फाइबर का साइज बढ़ जाएगा। हाइपर मीन्स ज्यादा, ट्रॉफी मीन्स साइज, साइज बढ़ जाएगा उसका। या हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, नंबर ऑफ फाइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। एक बात नोट करें बेटा, नंबर ऑफ फाइबर्स इंक्रीज करने के लिए वहां पे मोटर यूनिट भी इंक्रीज करने होंगे, न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स एंड भी इंप्रूव करने होंगे, वो सब इंप्रूव होते हैं। ट्रेनिंग बेटा ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग करवाई, जैसे हम एक डॉग को ट्रेनिंग करवाते हैं रनिंग की और फिर आपने उसको छोड़ दिया और उसने रनिंग की और बेस्ट हो गया। ये एक एथलीट को पता है कि उसने ट्रेनिंग की तो वो इम्प्रूव हुआ, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है ये सिर्फ एक ट्रेनर, एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता है। हमारा बैकग्राउंड क्या होगा पीछे? ट्रेनिंग इम्प्रूव हुई है। तो बेटा अगर ट्रेनिंग इम्प्रूव हुई है ना, तो हमें पता है कि हमने इसके पीछे कितने जतन किए।
मसल्स ने कितनी एडॉप्टेशंस की है, कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग ने कितनी हेल्प की है, तो वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई है। कैसे? आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल का वर्कआउट बढ़ा रहे हो, ब्रेन क्या करेगा? नर्व टर्मिनल्स बढ़ा देगा, मोटर फायरिंग्स बढ़ा देगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करेगा? नर्व के फाइबर्स बढ़ा देगा। कैल्शियम क्या करेगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। सार्कोलिमा क्या करेगा? हाईली कंडक्टिव हो जाएगी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है ना कि एक ट्रेनिंग करने से, कॉन्ट्रैक्शन बार बार करने से मसल एडॉप्ट होता है, उसके मोटर यूनिट्स बढ़ते हैं, उसके नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ते हैं, उसकी सार्कोलिमा ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो कैल्शियम को ज़्यादा यूज़ करता है, वो फैट को बर्न करता है। हमें ये सारी बातें पता है ना। ये बातें एथलीट को नहीं पता होंगी, देखने वाले को नहीं पता होगी कि ये खेल खेलने वाले ने ट्रेनिंग में कितनी मुसीबतें सही हैं। लेकिन वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ऐसा ही है ना, हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अच्छी है, इसलिए हम एक्सरसाइज करते हुए उसकी फिजियोलॉजी फिट कर सकते हैं। और बेटा प्लीज शर्मिंदा मत करवाइएगा, फ्यूचर में कभी भी आप लोग ट्रेनर बनो तो आपको ये सारी बातें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि which type of exercise we use for hyperplasia of bicep, which type of muscles, which type of training, which type of session is used for the hypertrophy of pectoral major। ठीक, ये सब बातें फिंगर टिप्स में हो। आगे बढ़े। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ विया प्रोग्रेसिव ओवरलोड। स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट तब आती है जब प्रोग्रेसिवली यानी स्टेप बाय स्टेप आप ओवरलोड करते हो ट्रेनिंग को, या तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हो या उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो तो समझो आपकी स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आएगी। और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड में क्या है, या तो उसकी इंटेंसिटी बढ़े या उसका ड्यूरेशन बढ़े। पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो रेजिस्टेंस यानी वेट लिफ्टिंग टू कंटिन्यू टू ओवरलोड द मसल्स। वेट लिफ्टेड को बढ़ाते जाओ, ओवरलोड करते जाओ मसल्स को, तो मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी होगी। बेसिस फॉर मोस्ट वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बहुत सारी बेसिस हैं। बेसिस उनकी ये हैं कि एक तो उनका वेट बढ़ाया जाए या उनका ड्यूरेशन बढ़ाया जाए और 10% वीकली इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ये सारी बेस है आपकी वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम की। प्रिंसिपल्स क्या है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के? मसल्स मस्ट बी एक्सरसाइज्ड नियर पीक टेंशन फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। नियर पीक टेंशन का मतलब है मसल ने मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की है, उसके बाद जो वो काम करेगा वो उसकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अगर हम विद इन स्ट्रेंथ काम करेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे उसको, यानी बेटा मैं 25 kg उठा सकती हूँ तो मुझे 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद 60 kg उठाना है, लेकिन मैं अपने मसल्स को ओवरलोड कर ही नहीं रही, मैं 3 हफ्ते से 25 kg ही उठा रही हूँ, तो मुझे बताएं मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी? पवन, क्या मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी? क्या मैं 1.5 महीने के बाद 60 kg उठा सकूंगी? नो मैम। नहीं मैम। नहीं उठा सकूंगी ना, क्योंकि मैंने प्रोग्रेसिवली ओवरलोड ही नहीं किया। इसलिए बेटा वो प्रिंसिपल याद करें, वो है 10% रूल। 10% रूल को याद करो और उसको अप्लाई करो। हर हफ्ते के बाद 10% बढ़ाते जाओ, हर हफ्ते के बाद 10% बढ़ाते जाओ। क्या होगा इससे बताएं? इससे ये होगा कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगी आपकी मसल्स की साइज, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगा मसल का स्टेमिना, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होगी मसल की स्ट्रेंथ। गुड, चले आगे। There is no optimum training program. 3 to 4 days per week with rest days in between is recommended. कोई ऑप्टिमम प्लान सेट नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। 3 से 4 दिन हफ्ते में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, 3 से 4 दिन रेस्ट के साथ मोस्टली रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी आप 5 days अ वीक एक्सरसाइज करवाया करो अपने स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग वाले कस्टमर्स को। क्यों 5 डेज ही क्यों? देखिए 3 to 4 ये तो बता रही है ना हमें बुक। 5 डेज इसलिए कि फॉर द 5 डेज ट्रेनिंग आपके मसल्स ऑड नंबर पे अडॉप्ट करते हैं चीजें। ऑड नंबर समझते हैं आप? 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 ये है ऑड नंबर, ऐसा ही है ना? तो इवन नंबर कौन से हैं? किरण आफ्ताब, इवन नंबर कौन से हैं? किरण का मतलब है 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 ये इवन नंबर है। चलिए ऑड नंबर की बात करें तो मैं आपसे फिर से कहूंगी कि जो मसल अडॉप्ट करते हैं ना चीजों को, वो अडॉप्ट करते हैं ऑड नंबर के हिसाब से। किस तरह? मसल ट्रेन किया, 1 पे ट्रेनिंग हुई, 2 पे रेस्ट हो गया। अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे आपकी ट्रेनिंग लॉस हो गई। लेकिन अगर आप 3 का इंटरवल रखते हो, 1 पे ट्रेनिंग की, 2 पे इंटरवल करके 3 पे फिर ट्रेनिंग की, तो ये जो आपने ऑड नंबर की सीरीज बनाई है ना, इसमें आपका मसल ज्यादा अडॉप्ट करेगा। आप 0 पे नहीं जाओगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक दिन ट्रेनिंग की, दूसरे दिन रेस्ट किया, तीसरे दिन ट्रेनिंग की, जबरदस्त चीज हो जाएगी। 3 मैम जी मैम फिर डेली ना करें? बेटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेली ही होती है, आप कर फिर सकते हो। मैं कह रही हूँ जो एथलीट आपके पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आया है, आपने बीइंग अ ट्रेनर आपने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया मैं इसे 4 डेज अ वीक एक्सरसाइज करवाऊंगा और फिर इसे रेस्ट करवाऊंगा, फिर 4 डेज के बाद इसकी ये इस नए प्लान के साथ इसकी नई ट्रेनिंग स्टार्ट करवाऊंगा। ये आपके प्लान्स होंगे ना? तो इसने कहा है कि 3 to 4 डेज पर वीक आप इसका प्लान बनाओगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगी 3 to 5 डेज करो या 5 to 7 डेज करो। ओड नंबर पे आप वीकली प्लान बनाओ। इवन नंबर पे वीकली प्लान आपके मसल्स को अडॉप्ट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। 3 दिन मैं अगर किसी को ट्रेडमिल पे भगाती हूँ तो मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है इन अ वीक। चले आगे बढ़ते हैं। मधु क्लियर हुआ? नो मैम, मतलब हमने अगर 3 दिन का ड्यूरेशन रखना है तो मतलब 3 दिन रेगुलर या एक दिन बुलाएं फिर एक दिन उसको कहें कि आप रेस्ट करें फिर परसों आए, इस तरह? ये कह रहा है 3 दिन रेगुलर। आप जिस तरह कह रही है ना कि आप लोग ओड नंबर्स पर रखें, तो मतलब हम उसको रेगुलर 5 डेज एक्सरसाइज करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं। जी ओड नंबर मेथड आप यूज करो और उसमें आप रेगुलर उसको एक्सरसाइज कराओ विदाउट इंटरवल। 5 डेज एक्सरसाइज, 2 डेज रेस्ट, या 3 डेज एक्सरसाइज और 4 डे रेस्ट। इवन नंबर पे चलो। ठीक बेटा, अगर इवन और आप मैं बात कर रही हूँ बेटा एथलीट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिनको ज़रूरत ही इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की होती है। और अगर आपके पास एक हाउस वाइफ आ गई है, एक स्टूडेंट आ गया है, ऐसा स्टूडेंट जो कहता है मुझे बैक पेन रहने लगा है, तो मुझे डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया है कि आप एक्सरसाइज किया करो, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाओ। तो उस वक्त अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करवानी है तो बेटा बेटा डेली करवाओ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नहीं आया है, वो आपके पास पेन को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आया है। किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड तो नहीं आया ना? अगर आपके पास स्पोर्ट्स रिलेटेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बंदा आता है तो आप स्पोर्ट्स देखते हो उसकी है क्या? वेट लिफ्टिंग है तो ठीक है, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग आप 3 डेज अ वीक रखो या 5 डेज अ वीक रखो। उसको जरूरत ही नहीं है कि वो हमेशा वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करता रहे। ऐसा ही है ना? बात समझ आ रही है मधु? जी मैम। चले थैंक यू, गुड। समझ आ जाना चाहिए बेटा, वरना फिर पूछ लिया करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड इन्वॉल्व द सेम मसल एज कंपटीशन। बिल्कुल, जो काम जो मसल स्पेसिफिक चाहिए फॉर द वर्क फॉर द कंपटीशन, उसी मसल पे स्पेसिफिसिटी होकर उसी मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी।
मूवमेंट पैटर्न, स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग, ये भी डिपेंड करता है। मूवमेंट पैटर्न क्या है बेटा, आपको पता है ना, हम जो डेली चलते हैं हम एनाटॉमिकल मूवमेंट्स में नहीं चलते, हम डेली चलते हैं फंक्शनल मूवमेंट में, और फंक्शनल मूवमेंट फॉलो करती है मूवमेंट पैटर्न। मैंने बॉल को थ्रो करना है तो मैं ओवरहेड अपने आर्म को लेकर आऊंगी, तो मेरे पास शोल्डर में होगी फ्लैक्शन, एल्बो में होगी, सॉरी हाँ शोल्डर में होगी फ्लैक्शन, एल्बो में होगी एक्सटेंशन, रिस्ट में होगी रिस्ट एक्सटेंशन, और जब मैं उसे थ्रो करके वापस आ रही होंगी तो रिस्ट में होगी फ्लैक्शन। यानी आपने पीएनएफ पढ़ा है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन रिहैबिलिटेशन, पीएनएफ पढ़ा है बेटा। पीएनएफ में मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं और बार बार करवाते हैं कि उस बंदे को अपनी मूवमेंट याद आ जाए कि वो कैसी मूवमेंट्स करता था। स्ट्रोक के पेशेंट्स को करवाते हैं, उन मसल्स को करवाते हैं जिनको हमने री एजुकेट करना है, वहां करवाते हैं हम पीएनएफ, वहां करवाते हैं हम न्यूरो फैसिलिटेशन, वहां करवाते हैं हम एनडीटी न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रेनिंग, एनडीटी पीएनएफ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटेशन, पीएनएफ एनडीटी D1 D2 D3 मेथड्स। हम ऐसी फंक्शनल मूवमेंट्स उसको बार बार करवाते हैं जो वो करता था। स्ट्रोक का पेशेंट फिर उस चीज को री एजुकेट कर लेता है, लर्न कर लेता है, सीख लेता है। समझ आई? तो वो मूवमेंट पैटर्न होता है। इसमें भी ऐसा ही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जिस चीज का आपको काम करना है आप उसकी मूवमेंट को फॉलो करवा के बार बार रिपीटिशंस करवा के उसी मूवमेंट में स्ट्रेंथ गेन करो। समझ आ गई? स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग, फ्री वेट्स या आपकी मशीन्स, फ्री वेट्स वर्सेस मशीन, स्ट्रेंथ गेन्स आर सिमिलर फ्लोइंग ट्रेनिंग यूजिंग फ्री वेट्स एंड मशीन्स। स्ट्रेंथ गेन यूज करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है या तो फ्री वेट को यूज करो या मशीन्स को। तो अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में से सबसे बेहतर मेथड क्या है। सबसे बेहतर मेथड है, आर्ग्यूमेंट की जाती है फ्री वेट्स के ऊपर। कहा जाता है कि फ्री वेट्स ज्यादा अच्छे हैं। कैसे? उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। डेटा एग्जिस्ट शोइंग, हमें ये डेटा बताता है, हमें ये रिसर्च बताती है, हमारा ये एविडेंस हमें बताता है कि दैट फ्री वेट्स प्रोड्यूस ग्रेटर स्ट्रेंथ, फ्री वेट्स प्रोड्यूस ग्रेटर मूवमेंट, वेरिएबिलिटी एंड स्पेसिफिसिटी। मशीन का ये होता है कि बेटा अगर आप मशीन लगा लेते हो, मशीन है आपके पास सीपीई कंटिन्यूअस पैसिव एक्सरसाइज मशीन, सीपीई, सीपीई आपने लगा ली, अब आप फंस गए। वो बेटा उसी रेंज में उसी स्पीड और उसी वेट के साथ आपको 1 घंटा चलाएगी, लेकिन उसी एंगल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मसल के पुलिंग एंगल सेम ही होगा मशीन में, मशीनी वेट में, लेकिन फ्री वेट में आपके मसल का पुलिंग एंगल चेंज होगा। मसल का पुलिंग एंगल चेंज होने से मसल और ज्यादा मॉडिफाई करता है, मसल और ज्यादा अच्छा होता है। समझ आई आपको? फ्री वेट फोर्स कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड स्टेबलाइजेशंस, फ्री वेट्स फोर्स कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड स्टेबलाइजेशन। फ्री वेट्स क्या करता है? आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है और आपको स्टेबलाइजेशन देता है। देखें, अगर आप मशीन के साथ वेट बांध के वहीं खड़े होकर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो यू आर नॉट एबल टू मेक अ बैलेंस। उसी जगह पे चक्कर आ जाए, कुछ इस तरह हो जाए एक्सरसाइज ज्यादा करने से। तो अगर आपके पास फ्री वेट होगा ना तो बेटा आप उसे लेकर मूव कर सकते हो, उस प्लेस से कहीं और जा सकते हो अपना बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप रैंडम मूवमेंट्स करते हो। जब कहीं खड़े खड़े आपको चक्कर आने लगता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अपनी बेस ऑफ सपोर्ट को वाइड करते हो, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे रखते हो, या दोनों पाँव चौड़े कर लेते हो, ठीक है, या सामने हाथ का सहारा ले लेते हो। तो फ्री वेट में बैलेंस को मेंटेन करना ज्यादा इजी होगा रेदर देन मशीनरी वेट। ठीक है बेटा? Combining of strength and endurance training. Combined strength and endurance training may result in lower gains in strength than strength training alone. Strength और endurance training अगर हम साथ में करें तो इसका मतलब होगा स्ट्रेंथ में हम कम गेन हासिल करेंगे,
यानी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर हम एक साथ करें तो हमारी स्ट्रेंथ कम गेन होगी, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अकेले करें तो हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा गेन होगी। क्यों? क्योंकि बेटा स्ट्रेंथ में हम मैक्सिमम लोड उठा के कम रेपिटेशन करते हैं, जो इंड्योरेंस के खिलाफ है, और इंड्योरेंस में हम थोड़ा सा वेट लेके ज्यादा काम करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ के खिलाफ है। अगर इन दोनों बहन भाइयों को, दोनों लड़ाका फुप्पुओं को हम आपस में मिला देंगे तो हम तो ट्रबल में आ जाएंगे। ना हमारी स्ट्रेंथ अच्छी गेन होगी और ना हमारी इंड्योरेंस बनेगी। इंड्योरेंस फिर भी बड़ी फुप्पो है, वो बड़ा मार्जिन ले जाएगी। इस ट्रेनिंग में इंड्योरेंस को फायदा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी छोटी पुप्पो है जो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। तो अब जो स्ट्रेंथ है वो छोटी पुप्पो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी, वो गेन नहीं होगी। तो इसलिए स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर हम साथ में करते हैं तो इंड्योरेंस तो कहीं ना कहीं गेन हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल गेन नहीं होगी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। Recommended that strength and endurance training be performed and on alternate days for optimal strength gains. ये रिकमेंड किया जाता है कि स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर हम अल्टरनेट डेज के ऊपर परफॉर्म करें तो हमारी स्ट्रेंथ अच्छी गेन होगी। देखो बड़ी पप्पो छोटी पप्पो का झगड़ा ही रहता है, दोनों को अगर एक साथ दावत पे बुला लेंगे तो बड़ी पप्पो ज्यादा खा जाएंगी, छोटी पप्पो कंप्रोमाइज करेंगी और कम खाना खाएंगी, उनकी दावत मजे की नहीं होगी। लेकिन बड़ी पप्पो छोटी पप्पो दोनों को दावत पे बुलाना है तो अल्टरनेट डेज पे बुला लो ना, ताकि वो अपने दिन पे आके ज्यादा काम करे, वो अपने दिन पे आके ज्यादा काम करे। एग्जाम्पल समझ आ गई और पॉइंट भी क्लियर हो गया? ज्योतिका जादेव, हमारा क्लियर मधु क्या बोल रहे हो? मैम, ये क्लियर नहीं हुआ कि ना स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एक साथ क्यों नहीं डेवलप हो सकती। क्यों डेवलप नहीं हो सकती, मैं बताती हूँ क्यों डेवलप नहीं हो सकती। इवन मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एक साथ डेवलप नहीं हो सकती। क्यों? अगर हम स्ट्रेंथ को देखो एक एक्सरसाइज है, तुम वो फॉलो करो, और वो एक्सरसाइज सॉरी आप वो फॉलो करो। मधु आप क्या करो, आप 2 kg का वेट उठाओ, ठीक है, और 40 दफा अपनी एल्बो को फ्लेक्जन एक्सटेंशन 40 टाइम्स करो। 2 kg वेट के साथ एल्बो की फ्लेक्जन एक्सटेंशन 40 टाइम्स करो, तो आप जाओगे इंड्योरेंस की तरफ। आपकी इंड्योरेंस काम आएगी, आप यूज करोगे VO2 मैक्स, आप यूज करोगे स्लो ट्विच फाइबर्स, आप यूज करोगे टाइप 2B फाइबर्स, सॉरी टाइप 2A फाइबर्स यूज करोगे उस वक्त इंड्योरेंस के वक्त। ठीक है, अब आप इसको उल्टा करो, आप 5 kg का वेट उठाओ और 40 टाइम के बजाय 2 टाइम्स फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन करो। अब 2 टाइम आपने फ्लेक्जन एक्सटेंशन किए, लेकिन वेट कितना था आपके पास? 5 kg, वेट ज्यादा था, तो आपको क्या करना पड़ा? आपको VO2 मैक्स छोड़कर एन एरोबिक में जाना पड़ा। आपने कहा कि 5 किलो वजन ही तो उठाना है, 2 दफा ही तो उठाना है यार, लगा लो अपनी पूरी जान और उठा लो। तो आपने कौन से फाइबर्स को यूज किया बेटा? आपने फाइबर्स को यूज किया टाइप 2B फाइबर्स को। अब देखो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ दोनों की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एनर्जी सोर्स बदल गया और फाइबर्स की टाइप भी बदल गई। तो अब आप मुझे बताओ, एक ही टाइम पे आप स्ट्रेंथ इंड्योरेंस दोनों की ट्रेनिंग करोगे तो जो ज्यादा यूज होगा वो ट्रेन हो जाएगा और जो कम यूज होगा वो ट्रेन नहीं होगा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप आधे घंटे करवाओ हो जाती है, इंड्योरेंस ट्रेनिंग आप 4 घंटे करवाते हो। अब आप मुझे बताओ दोनों का टाइम कैसे मैच करोगे? मधु कुछ बात समझ आ रही है? फाइबर की टाइप जी जी मैम, आ गई समझ। जी, फाइबर की टाइप बदल गई, एनर्जी सोर्स बदल गया एक्सरसाइज बदलने से। शुरू से लो, एक्सरसाइज के बदलने से एनर्जी का सोर्स बदल गया, फाइबर की टाइप बदल गई, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज बदल गया। तीनों चीजें चेंज होने से ज्यादा नुकसान में रहती है स्ट्रेंथ और कम नुकसान में जाती है इंड्योरेंस। तो किसकी ट्रेनिंग हुई कंबाइन इफेक्ट में? बड़ी पप्पो की एंड्योरेंस की। इंड्योरेंस की हुई, एग्जैक्टली।
चले माशाल्लाह, आगे चलते हैं। रिकमेंडेड। मैम फिर अगर मतलब 5 जी बेटा बोले। मैम हाँ जी। मतलब अगर हम 5 kg वेट के साथ ही 40 टाइम्स रिपीटेशन करें तो मतलब स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी? 5 kg वेट के साथ आप 40 रिपीटिशन करो, आप जाओगे एन एरोबिक की तरफ, तो आपकी स्ट्रेंथ जरूर डेवलप होगी, लेकिन नहीं कर पाओगे, 10% के रेशो से नहीं हो पाएगा। और मैम एंड्योरेंस? इंड्योरेंस हो जाएगी, लेकिन 2 kg वेट के साथ। आप मतलब अभी तक मुझे लगता है इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का फेनोमेना नहीं समझे हो पीछे से बेटा। देखो बात यह है, वेट कम लेकिन काम बहुत ज्यादा करना है, तो इंड्योरेंस हो गई। 5 kg मैक्सिमम वेट है मेरे लिए, 5 kg एल्बो के ऊपर फ्लेक्जन एक्सटेंशन मेरे लिए मैक्सिमम वेट है। मैं मैक्सिमम वेट लेकर मैक्सिमम रिपीटेशन सिर्फ 2, 3 या 5 कर सकती हूँ। ये मेरी इनिशियल फिटनेस है। आपकी इनिशियल फिटनेस दूसरी होगी। मे भी आप 5 किलो का वजन लेकर 40 रिपीटेशन कर सको, लेकिन देखो 40 रिपीटेशन फिर आ गई इंड्योरेंस पे, स्ट्रेंथ पे नहीं गई। स्ट्रेंथ की रिपीटेशन ये होता है कि मैक्सिमम लोड। अगर बेटा आप 40 रिपीटेशन कर सकते हो ना, तो इसका मतलब है मधु आप 5 किलो से ज्यादा वजन उठा सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम वेट कैरिंग। अगर आप 40 रिपीटेशन 5 किलो के साथ कर सकते हो ना, तो मेरा बच्चा आप तो फिर एक टाइम में 20 किलो उठा सकते हो। तो फिर स्ट्रेंथ पे आ जाओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप मैक्सिमम वेट लेते हो, तो अगर आपका मैक्सिमम वेट है 20 kg, तो अब आप लो 20 kg। अब 20 kg के साथ जरा मुझे बताओ 50 रिपीटेशन 40 रिपीटेशन कर सकते हो? नो मैम। नहीं कर सकते। देखो मैक्सिमम लोड लेकर काम करना स्ट्रेंथ है, मिनिमम लोड लेकर ज्यादा काम करना इंड्योरेंस है। फिर से वही बात मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी ताकि आपको मधु समझ आ जाए। अगर आप 5 किलो वजन लेकर 30 रिपीटेशंस कर सकते हो, इसका मतलब है आपका मैक्सिमल वेट 5 kg नहीं है, आपका फिर मैक्सिमल वेट होगा 15 kg या 20 kg। अब स्ट्रेंथ के लिए मैं आपसे कहूंगी मैक्सिमम वेट ही लेना है, तो मैक्सिमम वेट है आपका 20 kg। अब 20 kg लेके मैक्सिमम वर्क कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आपको बात समझ आई? जी मैम समझ गए। बिल्कुल। इंड्योरेंस में मिनिमम वेट लेते हो, मिनिमम। अगर मेरे पास पावर है कि मैं 20 किलो उठा सकती हूँ, तो इंड्योरेंस ट्रेनिंग मुझे करनी है, तो मुझे मेरा ट्रेनर बोलेगा नहीं तुम 2 किलो से ही काम करोगी, तो मैं कहूंगी पागल तो नहीं हो, 20 किलो तो मैं उठा सकती हूँ, अब मुझे तुम इससे ज्यादा बढ़ाओ, तुम मुझे 20 से भी 2 किलो पे ले आयो। उस वक्त मुझे बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी 1.5 महीने बाद, तो मुझे समझ आएगा कि वो 2 किलो के साथ जो मैंने काम किया, मेरा वर्क ड्यूरेशन बढ़ गया, वर्क स्टेमिना बढ़ गया, वेट नहीं बढ़ा। अगर मेरा वेट बढ़ता तो बेटा स्ट्रेंथ हो जाता ना, लेकिन मेरी तो ट्रेनिंग ही इंड्योरेंस हो रही थी, इसलिए उसने मुझे कम वेट के साथ शुरू करवाया। अब वेट को माइंड में रखिएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम वेट और इंड्योरेंस के लिए मिनिमम वेट। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, सबको क्लियर हो गया?